तो राष्ट्रीय स्तर का अधिवेशन लेना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए वर्चुअल अधिवेशन लेने की योजना बनाई। उसके तहत पहला राज्य अधिवेशन अगस्त माह में शुरू हुआ और कई राज्यों में एक साथ अधिवेशन चल रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर के हमारे कार्यकर्ता उन अधिवेशनों को संपन्न कराने का कार्य कर रहे हैं। मेरी जिम्मेदारी गुजरात राज्य में 8 तारीख को थी, अभी 11 तारीख को महाराष्ट्र राज्य का अधिवेशन लेने के लिए मेरी जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी निर्वहन करने के लिए आज 11 तारीख को 11 बजे से लगभग ये सत्र शुरू हो गया और इस सत्र में बोलने वाले जो वक्ता थे, अलग अलग वक्ता थे, जिसमें प्राध्यापक डॉक्टर अजय कुमार लोखंडे, एम.के. कोड़ापे और लक्ष्मण पाटिल, ये 3 लोग थे। इनका स्पीच समाप्त होने के बाद अब मैं इन विषयों पर कंक्लूड करने का काम शुरू कर रहा हूं। तो ये महत्वपूर्ण बात प्राथमिक तौर पर मुझे करना जरूरी था, इसलिए ये बात मैं आप लोगों के सामने किया। जहां तक पहला विषय है ओबीसी की, जो अलग अलग विषय है, ओबीसी की जाति आधारित जनगणना ना करना, वह एनपीआर, एनआरसी और सीए नया लेबर लॉस लागू करना, ये सब ईवीएम की वजह से हो रहा है। एक गंभीर चर्चा ऐसा विषय रखा गया है। दूसरा विषय है आरक्षण मूलभूत अधिकार नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो ये बहुत गंभीर विषय है, इसलिए इसको भी चर्चा का विषय रखा गया है। और तीसरा विषय है प्राचीन काल में जो ऐतिहासिक वस्तु और पुरातत्विक अवशेष जो बुद्ध से संबंधित है और मौर्य से संबंधित है, उसे नष्ट करने का कार्य ब्राह्मणों के द्वारा किया जा रहा है और इसके द्वारा एससी, एसटी, ओबीसी और इनसे कन्वर्टेड माइनॉरिटीज के जो लोग हैं, इनका इतिहास समाप्त करने का षड्यंत्र ब्राह्मणों के द्वारा किया जा रहा है। इस गंभीर विषय को भी चर्चा के लिए रखा गया है। तो तीनों विषयों पर मैं यहां पर आप लोगों के सामने बात रखना चाहता हूं। पहली बात है ओबीसी की जाति आधारित जनगणना। इस विषय पर हम लोग लगातार पिछले 10 साल से लगातार इस पर जागरण का अभियान चला रहे हैं और इसकी वजह से सारे देश भर में इस मुद्दे पर ओबीसी के अंदर बहुत सेंसिटिविटी निर्माण हो गई है। अंग्रेजों ने, जो विदेशी थे, उन्होंने भारत में डाटा कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि यदि विकास की योजना बनानी है तो बगैर डाटा से बनाना संभव नहीं है, इसलिए अंग्रेजों ने 1872 को जाति आधारित जनगणना का कार्यक्रम शुरू किया। गिनती का काम, जाति आधारित गिनती का काम शुरू किया
और 1872 से लेकर 1931 तक ये जातीय आधारित गिनती का काम लगातार चल रहा था। इसीलिए भारत में जो आंकड़े आज उपयोग में लाए जाते हैं, मंडल कमीशन ने जो 52% ओबीसी का आंकड़ा निकाला, ये जो उसने बहुत बड़ा वो 52% आंकड़ा भी उन्होंने 1931 की जनगणना के आधार पर निकाला है। इसलिए 31 को जो जनगणना हुई थी जाति आधारित, वो जनगणना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद आजाद भारत में जब ब्राह्मणों का राज शुरू हुआ तो उन लोगों ने जाति आधारित गिनती करने का काम बंद कर दिया। बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयास की वजह से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की जाति आधारित गिनती करना जरूरी हुआ और उनकी गिनती जाति आधारित गिनती की जाती है। मगर बाबा साहब आम्बेडकर ने जब ओबीसी के लोगों को भी संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया जाना चाहिए, जब ये बात उठाने का प्रयास किया, तब कांग्रेस के लोगों ने बाबा साहब आम्बेडकर को रोकने का काम किया और कहा कि आप ओबीसी के प्रतिनिधि नहीं हैं, ओबीसी के प्रतिनिधि गांधी जी है। ओबीसी के लोगों ने गांधी जी को अपना नेता, अपना प्रतिनिधि माना। इसका आधार लेकर उस समय संविधान में ओबीसी को जो हक और अधिकार मिलने चाहिए थे, इसके लिए जो बाबा साहब आम्बेडकर कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो ये जानते थे कि जो ओबीसी की जातियां है वो वर्ण व्यवस्था में शूद्र जातियां है और वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण धर्म में जो शूद्र जातियां है, ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था में ओबीसी को शूद्र घोषित किया है और इस वजह से ओबीसी को अधिकार वंचित करने का षड्यंत्र किया। शूद्र जो वर्ण के लोग हैं, ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था में सबसे ज्यादा अधिकार संपन्न है, क्षत्रिय अधिकार संपन्न है, वैश्य अधिकार संपन्न है और जो चौथा वर्ण शूद्र है उसको मनुस्मृति में घोषित किया कि ये त्रैवर्णिकों की सेवा करने के लिए बनाया गया वर्ण है। इनका धार्मिक कर्तव्य है कि वो तीनों वर्णों की सेवा करे। तो ये सेवा करने के लिए बनाया गया वर्ण है और इसलिए उनको वर्ण व्यवस्था में चौथे वर्ण में ढकेला गया। ये जो बात मैं यहां आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण बात है और ये बात बाबा साहब आम्बेडकर बहुत भली भांति जानते थे और इसीलिए ओबीसी के लोगों को जगाने के लिए 1945 को हु वेयर द शूद्रा नाम का ग्रंथ लिखा और ये जो ओबीसी शब्द है 1936 को बाबा साहब आम्बेडकर ने ही जो स्टार्ट कमिटी बनाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा, ये शब्द भी बाबा साहब आम्बेडकर के द्वारा ही दिया गया और इसलिए इन ओबीसी के लोगों के बारे में बाबा साहब आम्बेडकर भली भांति जानते थे कि वर्ण व्यवस्था में इनको शूद्र बनाया गया, ब्राह्मणों के द्वारा इनको भी अधिकार वंचित किया गया है। यह बात ज्योतिराव फुले भी मानते थे, कहते थे, प्रचार करते थे। इसी बात को बाबा साहब आम्बेडकर ज्योतिराव फुले को गुरु मानने की वजह से ये जानकारी वहां से भी बाबा साहब आम्बेडकर को मिली और इन बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इनके आरक्षण का मामला भी उठाने का प्रयास किया, मगर कांग्रेस के नेताओं ने, नेहरू ने इसको कि गांधी जी तुम्हारे ओबीसी के प्रतिनिधि है, अंबेडकर ओबीसी का प्रतिनिधि नहीं है, इसलिए रोक लगाने का काम किया
आज भी ओबीसी के लोग गांधी जी को अपना प्रतिनिधि और नेता मानते हैं, मगर गांधी जी की वजह से संविधान में जो अधिकार आना चाहिए था वो नहीं आ पाया। ये जो षड्यंत्र किया गया था ओबीसी को आज के तारीख में जागना और जागृत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सारे ऐतिहासिक संदर्भ समझने की जरूरत है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे, जो इतिहास नहीं जानता है वो अपना भविष्य निर्माण नहीं कर सकता। ओबीसी गांधी के झांसे में पहले भी फंसे हुए थे, आज भी फंसे हुए हैं। अगर गांधी जी को महात्मा की ही जरूरत है तो सबसे बेहतर महात्मा तो ज्योतिराव फुले हो सकते हैं, वास्तविक मार्गदर्शक हो सकते हैं, सही राह दिखाने वाले हो सकते हैं। खुद गांधी ने भी ज्योतिराव फुले को सच्चा महात्मा कहा हुआ है, तो ओबीसी को ज्योतिराव फुले को सच्चा महात्मा मानकर उनकी विचारधारा को आधार बना करके आगे बढ़ना चाहिए। आधुनिक भारत में कम से कम ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 1931 के जनगणना में जो आंकड़े इकट्ठा किए गए थे उन आंकड़ों का ही आज भी उपयोग किया जा रहा है। 1941 में गिनती होने वाली थी या होना चाहिए था, वर्ल्ड वार चलने की वजह से यह गिनती हो नहीं पाई। अंग्रेज वर्ल्ड वार में मुख्य भूमिका निभा रहे थे और चूंकि अंग्रेजों का भारत में राज था इसलिए वर्ल्ड वार में भारत भी शामिल था। भारत से भी वर्ल्ड वार में लड़ाई लड़ने के लिए सैनिक भेजे गए थे और इसलिए इन सैनिकों को भेजने से ये बात सिद्ध हो जाती है कि भारत भी वर्ल्ड वार में शामिल था। इसलिए अंग्रेजों के द्वारा 1941 में जो गिनती होनी चाहिए थी सही तरीके से वो गिनती नहीं हो पाई। और जब 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली, ये आजादी तथाकथित आजादी है ऐसा कहा जा सकता है। ये सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस है, सो कॉल्ड फ्रीडम है, क्योंकि इसमें अंग्रेज नाम का विदेशी चला गया और ब्राह्मण नाम का विदेशी भारत का हुक्मरान हो गया। इसे जानने की और इसे समझने की जरूरत है और इसलिए इसे जानने और समझने की जरूरत होने की वजह से ये बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, बताने का प्रयास कर रहा हूं। उसके बाद 1951 में 41 के बाद गिनती होने वाली थी। ये जो गिनती होने वाली थी तो 3 साल पहले यानी 1948 में सेंसस कमिश्नर ने भारत सरकार के पास यानी जवाहरलाल नेहरू के पास जातीय आधारित गिनती के आधार पर ब्रिटिश ने बनाए जो कानून है उसके आधार पर गिनती करने का प्रस्ताव भेजा और कहा कि इस कानून के तहत ये जातीय आधारित गिनती करनी होगी। जवाहरलाल नेहरू को ऐसा लगा कि इससे बैकवर्ड क्लासेस के अंदर जागरण फैल सकता है और संख्या के आधार पर अधिकारों की मांग उठ सकती है। ये मामला हो सकता है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहब आम्बेडकर को लॉ मिनिस्टर होने की वजह से सलाह पूछा कि क्या किया जा सकता है। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि अंग्रेजों के समय का
गिनती करने का ये कानून है, इसके तहत जाति आधारित गिनती करना अनिवार्य होगा। जवाहरलाल नेहरू ने ये सोचा कि ये कानून की वजह से अगर जाति आधारित गिनती करनी पड़ सकती है, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम लोग इस कानून को ही बदल देते हैं। और 1948 को इस कानून को जवाहरलाल नेहरू ने बदला और बदले हुए कानून के तहत 1951 में जवाहरलाल नेहरू ने जातीय आधारित गिनती ओबीसी की करने से रोक लगा दिया। जातीय आधारित गिनती से आप हैरान हो जाओगे सुनकर कि 1931 के सेंसस के अनुसार ब्राह्मणों की संख्या भारत में केवल 45 लाख थी, यानी आधा करोड़ भी नहीं थी, आधा करोड़ को 5 लाख कम थी। अगर इसका और थोड़ा दूसरे तरीके से विश्लेषण किया जाए तो और बात समझ में आती है कि इसमें जितने पुरुष थे उतने महिलाएं थी। अगर हम लोग इनके 3 हिस्से करें 45 लाख के, तो 15 लाख 15 लाख 15 लाख हो सकते हैं। हम मिनिमम मान चलते हैं कि एक ही बच्चा ब्राह्मणों के घर में होगा, ऐसे तो ज्यादा होता है, मगर ये मानकर चलते हैं कि एक ही बच्चे को माना जाए, तो ब्राह्मणों की वास्तविक संख्या 15 लाख ही थी प्रौढ़ पुरुषों की, क्योंकि बच्चों की संख्या अगर 15 साल मानी जाए तो वो बच्चे थे, प्रौढ़ नहीं थे। और चूंकि जो महिलाएं थी, ब्राह्मण जब यूरेशिया से भारत में आए तो वो आक्रांता और आक्रमणकारी बनकर आए थे। और ऋग्वेद में इस बात का सबूत है कि लड़ाई हुई, और इसीलिए इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है। पुरंदर का मतलब होता है गांव देहातों को नष्ट करने वाला, बस्तियों को नष्ट करने वाला। तो इस तरह से ये रिकॉर्ड में है, कोई काल्पनिक बात। ऋग्वेद जो प्राचीन भारत का ग्रंथ है उसमें ये बात लिखी हुई है। तो ये आक्रांता लोग थे, आक्रमणकारी लोग थे। अगर ये आक्रमणकारी लोग थे, आक्रांता लोग थे, तो इस बात को जानने की और समझने की जरूरत है कि 1931 में आक्रांता लोगों की संख्या केवल मात्र 15 लोग थी, प्रौढ़ लोगों की। महिलाएं जब वो आक्रांता बनकर आए तो उनके साथ महिलाएं नहीं थी, केवल पुरुष थे। क्योंकि जब कोई आक्रमण करने के लिए आता है तो पुरुष ऐसा मानते हैं कि इसमें महिलाएं अवरोध खड़ा करती है। और आज भी दुनिया में बहुसंख्य देशों में महिलाओं को मिलिट्री में भर्ती नहीं किया जाता है, उसको अवरोध माना जाता है। शारीरिक रूप से कमजोर माना जाता है, युद्ध करने के लिए योग्य नहीं माना जाता है। आज भी दुनिया के बहुसंख्य देशों में ऐसा किया जाता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आक्रमण करने वाले यूरेशियन ब्राह्मणों ने महिलाओं को साथ में नहीं लाया। जब वो यहां आए और यहां निवास करने लगे तो प्रजनन करने के लिए उनके सामने संकट खड़ा हुआ, तो उन्होंने यहां से महिलाओं को उठाया और उनके द्वारा प्रजनन किया। तो ये जो उनके द्वारा प्रजनन किया गया है, ये बात जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सबूत के तौर पर मैं बता रहा हूं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के आधार पर यह बात सिद्ध किया गया है कि जो ब्राह्मणों के घरों में महिलाएं हैं उनका डीएनए एससी एसटी ओबीसी की महिलाओं के साथ मिल जाता है।
जब उनका डीएनए एससी एसटी ओबीसी के साथ मिल जाता है तो इससे ये बात और भी सिद्ध हो जाती है कि उन्होंने महिलाओं को साथ में नहीं लाया था और प्रजनन करने के लिए महिलाओं को उठाया था। इसलिए 45 लाख महिलाओं में से 15 लाख महिलाओं को अगर माइनस कर दिया जाए और बच्चों को माइनस कर दिया जाए तो राजनीतिक रूप से परिपक्व पुरुष जो ब्राह्मणों के थे 1935 में केवल मात्र 15 लाख थे। और जब आजादी मिली उस समय जो अंग्रेज भारत छोड़कर गए उनकी संख्या 11 लाख थी। तो 47 के दौरान इस संख्या को हम लोग और थोड़ा बड़ा मान लेते हैं, इनको और डबल मान लेते हैं, 15 और 15 30 लाख मान लेते हैं कि उस समय ब्राह्मणों की संख्या 30 लाख रही होगी और उसमें 30 लाख रही होगी और 11 लाख ब्राह्मण जो 11 लाख अंग्रेज लोग भारत छोड़कर गए थे। तो अंग्रेजों ने ये जो 30 लाख ब्राह्मण थे इन 30 लाख ब्राह्मणों को भारत में ट्रांसफर ऑफ पावर देकर के चले गए। ऐसा कहा जा सकता है कि ब्राह्मणों के द्वारा अंग्रेजों के साथ गुप्त समझौता किया गया होगा और इस गुप्त समझौते के तहत, क्योंकि ये गुप्त समझौता के कुछ सबूत उपलब्ध हैं, जैसे गांधी और नेहरू ने अंग्रेजों के साथ पाकिस्तान बनाने के मुद्दे पर समझौता किया कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को आजाद भारत में सेपरेट इलेक्टोरेट देने का वादा जो अंग्रेजों ने किया वो ना दिया जाए। इसके बदले में भारत के टुकड़े करने का प्रस्ताव जो अंग्रेजों का है उसे हम स्वीकार करने के लिए तैयार है। इसके अलावा अंग्रेजों ने और भी कुछ शर्तें रखी होगी और गांधी और नेहरू शर्तों किया था। उन शर्तों के बारे में एक बात, बहुत अहम बात बताना चाहता हूं कि 1984 में सिखों के दरबार साहिब पर अमृतसर में जो सिखों का सबसे बड़ा धार्मिक सेंटर है, जो धार्मिक सबसे बड़ा दुनिया का सिखों का सेंटर है, ये जो धार्मिक ब्राह्मणों ने हमला किया। इंदिरा गांधी ब्राह्मणी थी, जनरल अरुण कुमार वैद्य ब्राह्मण था, जनरल सुंदर जी ब्राह्मण था। जनरल अरुण कुमार वैद्या ने ऑपरेशन ब्लू स्टार की बनाया था।